दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, अच्छी शिक्षा देने वाली। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रीड ऑफ द जैकल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? GREED, ग्रीड का मतलब होता है लालच, ये नाउन है। और जैकल का अर्थ होता है सियार। तो क्या अर्थ हुआ? द ग्रीड ऑफ द जैकल। ऑफ का मतलब होता है का, तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? द ग्रीड ऑफ द जैकल मतलब कि सियार का लालच। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक एक वर्ड को अच्छे से समझें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि पॉसिबल हो तो आप उन वर्ड मीनिंग को ज़रूर नोट करें, क्योंकि इस तरह के जो वर्ड मीनिंग है वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time, a hunter was searching for a deer in the forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया जाता है। रहा था, रही थी, रहे थे, जो वाक्य इस तरह के जो शब्द किसी भी वाक्य में आते हैं उन वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन आ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। आ हंटर मतलब एक शिकारी। वॉज सर्चिंग ढूंढ रहा था। फॉर अ डियर मतलब हिरन, एक हिरन को ढूंढ रहा था। इन द फॉरेस्ट जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम अ हंटर वॉज सर्चिंग फॉर अ डियर इन द फॉरेस्ट मतलब एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में एक डियर को मतलब कि हिरण को ढूंढ रहा था। सर्च फॉर का मतलब ढूंढना। आफ्टर सम टाइम he saw a herd of deer grazing the sweet and soft grass। क्या मतलब हुआ? आफ्टर सम टाइम मतलब आफ्टर का मतलब बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद। ही सो दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सी का मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। ही सो उसने देखा। आ हर्ड ऑफ डियर दोस्तों, हर्ड का मतलब होता है झुंड। उसने एक हिरणों के झुंड को देखा। ग्रेजिंग, ग्रेज मतलब होता है चरना, चरते हुए। द स्वीट मीठी, एंड सॉफ्ट और मुलायम ग्रास घास को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कुछ समय के बाद ही सॉ अ हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग द स्वीट एंड सॉफ्ट ग्रास मतलब कुछ समय के बाद उसने हिरणों के एक झुंड को मीठी और मुलायम घास चरते हुए देखा। ही एम्ड एट आ फैट डियर एंड शॉट एन अरो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एम का अर्थ होता है निशाना साधना, निशाना लगाना, AIM, और सेकंड फॉर्म है एम्ड। उसके अलावा दोस्तों, एम का मतलब लक्ष्य भी होता है। ये जो शब्द है AIM, एम, ये नाउन भी है, साथ में वर्ब भी है। तो यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और ये एम की सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? ही एम्ड एट अ फैट डियर। फैट मतलब मोटा। उसने एक मोटे हिरण पर निशाना साधा, या कह सकते हैं निशाना लगाया।
एंड शॉट एन अरो, और उसने एक तीर चला दिया। शूट का मतलब चलाना, सेकंड शॉट, अरो मतलब तीर, और उसने एक तीर चला दिया। द अरो हिट द डियर, हिट का मतलब होता है लगना। और दोस्तों देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, लेकिन यहाँ भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो हिट जो है वो फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तो आप इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रखें। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पास्ट का नहीं है दोस्तों, ये पास्ट का ही है, लेकिन जो हिट की सेकंड फॉर्म भी हिट होती है। तो क्या अर्थ हुआ, द अरो हिट द डियर, मतलब कि क्या हुआ कि जो तीर था वो हिरण को लगा। ही फेल डाउन एंड डाइड इंस्टेंटली। FALL फॉल का मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म FELL फेल। तो क्या अर्थ हुआ, ही फेल डाउन, डाउन मतलब नीचे, मतलब वह नीचे गिर गया। एंड डाइड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली में तुरंत, और तुरंत मर गया, या कह सकते हैं तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए। ऑल द अदर डियर रैन ऑफ। दोस्तों रन मतलब भागना, दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन, और ये क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, ऑल द अदर डियर रैन ऑफ, मतलब कि ऑल द अदर मतलब जो अन्य डियर थे, हिरन थे, रैन ऑफ वो भाग गए। जस्ट देन का मतलब था तभी। द हंटर सॉ आ बोअर एंड डिसाइडेड टू किल हिम। टू, दोस्तों आप इस TOO को जरूर नोट करें, इसका मतलब, इसको टू पढ़ा जाएगा और ये इसका मतलब होता है भी। तो क्या अर्थ हुआ, जस्ट देन मतलब कि तभी। द हंटर सॉ आ बोअर, दोस्तों बोअर का मतलब होता है जंगली सुअर, तो जंगली सुअर को बोअर कहा जाता है, मतलब तभी। जस्ट देन तभी, द हंटर सॉ आ बोअर मतलब तभी शिकारी ने, हंटर मतलब शिकारी, शिकारी ने एक जंगली सुअर को देखा। एंड डिसाइडेड टू किल हिम टू, हिम टू मतलब उसे भी, और उसे भी किल करने का मतलब मारने का फैसला किया। डिसाइड मतलब फैसला करना, सेकंड डिसाइडेड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि तभी शिकारी ने एक जंगली सुअर को देखा और उसे भी मारने का उसने निर्णय किया, फैसला किया। ही एम्ड एट द बोअर, एम का मतलब जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था निशाना, साधना, निशाना लगाना, सेकंड फॉर्म एम्ड। ही एम्ड द एट द बोअर, एट मतलब पर, उसने सुअर पर निशाना लगाया। एंड शॉट एन अरो, और एक तीर चला दिया। आगे देखिए। द अरो पियर्स्ड द बोअर, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। पियर्स का मतलब होता है भेदना। देखा होगा आपने कई बार कान छेदे जाते हैं, नाक छेदी जाती है, उसको भी पियर्स कहा जाता है। पियर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भेदना, किसी भी चीज़ में छेद करना। तो क्या अर्थ हुआ, द अरो पियर्स द बोअर, मतलब कि जो तीर था वो भालू के घुस गया, मतलब उसने सुअर को वो लग गया, उसको भेद दिया। ग्रोनिंग विद पेन, दोस्तों ग्रोन का मतलब होता है कराहना, ग्रोनिंग विद पेन मतलब कि दर्द से कराहते हुए। ही चार्ज्ड एट द हंटर फ्यूरियसली, दोस्तों फ्यूरियसली का मतलब होता है बहुत ही गुस्से से, आग बबूलेपन से, जो कि एक एडवर्ब है। और चार्ज का मतलब हमला कर देना। मतलब क्या हुआ कि ग्रोनिंग विद पेन दर्द से कराते हुए। ही चार्ज्ड एट द हंटर फ्यूरियसली, उसने गुस्से से, क्रोध से, या कह सकते हैं क्रोधपूर्वक उसने वो शिकारी पर टूट पड़ा। चार्ज का मतलब टूट पड़ना, तो वो गुस्से से शिकारी पर टूट पड़ा। आगे देखिए। यूजिंग ऑल द फोर्स लेफ्ट इन हिज ब्लीडिंग बॉडी, लेफ्ट का मतलब बची हुई, फोर्स का मतलब ताकत। यूजिंग ऑल द फोर्स सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। लेफ्ट जो बची हुई थी, इन हिज ब्लीडिंग बॉडी उसके रक्त बहते हुए शरीर में जितनी भी ताकत बची हुई थी उसका इस्तेमाल करते हुए। ही हिट हिज हेड, उसने उसके सर पर मारा। ऑन द हंटर्स स्टमक, क्या अर्थ हुआ, ही हिट हिज हेड मतलब उसने अपने सर को मारा। ऑन द हंटर्स स्टमक, हंटर के पेट पर उसने सर से मारा। एंड टोर इट ओपन, और उसको फाड़ दिया। टीयर मतलब फाड़ना, सेकंड फॉर्म टोर, और उसको फाड़ कर खोल दिया। विद हिज टस्क, टस्क मतलब होता दांत, उसने मतलब उसके पेट को मार कर फाड़ दिया अपने दांतों से। बोथ द हंटर एंड द बोअर ब्लेड टू डेथ, दोस्तों ब्लीड टू डेथ का मतलब होता है खून बहने से मृत्यु हो जाना, सेकंड फॉर्म में ब्लेड। तो क्या अर्थ हुआ, बोथ मतलब दोनों, द हंटर एंड द बोअर मतलब कि दोनों, शिकारी और सुअर, ब्लेड टू डेथ मतलब खून बहने से उनकी मृत्यु हो गई।
चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम आ जैकल हैपन्ड टू पास बाय। दोस्तों देखिए यहाँ पर हैपन का यूज़ किया जा रहा है, मैं चाहूँगा आप इसको ज़रूर समझ लीजिए। हैपन का यूज़ कब किया जाता है? अक्सर कई ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम देखते हैं लेकिन उन पर या तो ध्यान नहीं देते या फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों आप इसे इग्नोर ना करें, आप इसको समझ लें। देखिए हैपन का मतलब आप सब जानते हैं, हैपन का मतलब होता है होना, लेकिन यहाँ पर इसको एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हैपन का यूज़ कब किया जाता है? जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ हम ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी क्रिया को किया और वो जो उसने क्रिया की वो बिना किसी योजना के हुई। मान लीजिए आप ये वाक्य बनाते हैं कि मेरा उससे मिलना हुआ, तो आप ये किस सिचुएशन में बनाएंगे? आप बोल रहे हैं कि मेरा उससे मिलना हुआ, मतलब कि आपका उससे मिलने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई योजना नहीं थी, बस उसका आपका उससे मिलने हुआ। तो यहाँ पर हैपन का यूज़ किया जाएगा। तो ये पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। पास बाय का मतलब था होकर गुजरना। अब आपको ये पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अ जैकल हैपन्ड टू पास बाय, मतलब कुछ समय के बाद एक सियार का वहाँ से होकर गुजरना हुआ, एक सियार का वहाँ से गुजरना हुआ। ही सॉ, उसने देखा, अ डेड बियर, एक मरे हुए हिरण को, अ डेड बोअर, एक मरे हुए सुअर को, एंड अ डेड मैन लाइंग, और एक मरे हुए आदमी को उसने वहाँ पर पड़े हुए देखा। गुड हेवंस। दोस्तों गुड हेवंस का मतलब होता है अरे वाह, जैसे हम कई बार हिंदी में बोलते हैं अरे वाह, तो उसके लिए गुड हेवंस का यूज़ किया है। तो उसने क्या कहा? गुड हेवंस, व्हाट ए फीस्ट, मतलब कितनी अच्छी दावत है। आई हैव गॉट टुडे, मतलब मुझे आज कितनी अच्छी दावत मिली है। ही थॉट, उसने सोचा, और ये थिंक की सेकंड में थॉट, उसने सोचा। एंड वेंट नियर द डेड हंटर, और वो मरे हुए शिकारी के पास गया। आगे देखिए। ही दैन मरमर्ड। दोस्तों मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना, बुदबुदाना, मंद स्वर में बोलना, उसे मरमर कहा जाता है। ही देन मरमर्ड मतलब फिर वे बड़बड़ाया। फर्स्ट आई विल ईट अ लार्ज पार्ट ऑफ द मैन। तो उसने क्या कहा कि पहले मैं आदमी का एक बड़ा हिस्सा खाऊंगा। देन फिर आई विल टेस्ट द बोअर, मतलब फिर मैं जो सुअर है उसको टेस्ट करूँगा, उसका स्वाद लूँगा। एंड द डियर, और हिरण का। आई विल कीप द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, और दोस्तों कीप मतलब रखना। तो उसने आगे क्या कहा? आई विल कीप द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, और मैं देयर मतलब उनके बॉडीज़ के जो उनके शरीर हैं उनके बचे हुए पार्ट्स को, हिस्सों को मैं रखूँगा। फॉर द डेज़ टू कम, आने वाले दिनों के लिए। तो उसने क्या सोचा कि पहले मैं मतलब खाऊंगा और बाद में जो इनके बचे हुए जो शरीर हैं उनको आने वाले दिनों के लिए रखूंगा। आगे देखिए। प्लानिंग 10, प्लान मतलब योजना, प्लानिंग 10, इस प्रकार से योजना बनाते हुए द जैकल वेंट नियर द डेड हंटर, जो सियार था वो मरे हुए शिकारी के पास गया। टू टेक द फर्स्ट बाइट, मतलब जो पहली बाइट थी उसको लेने के लिए वो शिकारी के पास गया। आगे देखिए। जस्ट देन मतलब कि तभी। ही सॉ, उसने देखा, द हंटर्स बो। दोस्तों हंटर के बाद यहाँ एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? जस्ट देन तभी। ही सॉ द हंटर्स बो, तभी उसने शिकारी के बो का मतलब होता है धनुष, धनुष को देखा। लाइंग, पड़ा हुआ, एट ए डिस्टेंस मतलब कुछ थोड़ी दूरी पर उसने शिकारी के धनुष को पड़े हुए देखा। द रोप ऑफ द बो, तो उसने क्या सोचा कि जो रोप है, रोप मतलब रस्सी, ऑफ द बो धनुष की जो रस्सी है, मस्ट बी मेड ऑफ द शीप्स गट, गट का मतलब आंत। तो उसने क्या सोचा कि जो धनुष की जो रोप मतलब, और दोस्तों वर्ड मीनिंग को आप जरूर नोट कर लीजिए। उसने क्या सोचा कि जो बो की, धनुष की जो रस्सी है वो अवश्य ही भेड़ के आंत की बनी होगी। आई विल फर्स्ट च्यू इट, च्यू मतलब चबाना, पहले मैं इसे चबाऊंगा। इट विल वर्क, ये काम करेगी एज एन एपेटाइज़र, एपेटाइज़र का मतलब था भूख बढ़ाने वाला। तो उसने क्या सोचा कि ये काम करेगी भूख बढ़ाने वाली की तरह। सेट द जैकल, सियार ने कहा। एज ही बिट इनटू द स्ट्रिंग, और जैसे ही उसने स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग मतलब जो उसकी डोरी थी उसमें उसने उसको काटा। द स्ट्रिंग ब्रोक ऑफ, जो स्ट्रिंग थी जो उसकी डोरी थी ब्रोक ऑफ, वो टूट गई। एंड द बो, और जो बो था मतलब तो धनुष था, पियर्स्ड
थ्रू हिज माउथ, वो उसके मुंह में, मतलब वो उसके मुंह को उसने उसके मुंह को भेद दिया। एंड हैड, और सर को, किलिंग द फुलिश क्रिएचर, उस मूर्ख प्राणी को मारते हुए जो धनुष था उसने उसके मुंह को, उस सर को उसने उसमें छेद कर दिया, उसमें भेद दिया। आगे देखिए। द ग्रीडी जैकल इंस्टीड ऑफ इंजॉइंग हिज प्रेजेंट कैप्ट थिंकिंग एंड प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर, और ये जो ग्रीडी मतलब जो लालची शिकार था, इंस्टीड ऑफ मतलब बजाय, इंस्टीड ऑफ इंजॉइंग हिज प्रेजेंट मतलब जो लालची शिकार था वो अपने वर्तमान का आनंद लेने की बजाय कैप्ट थिंकिंग, वो सोचता रहा, एंड प्लानिंग, और योजना बनाता रहा, फॉर हिज फ्यूचर, अपने भविष्य का, भविष्य के लिए, द फ्यूचर दैट नेवर केम, ऐसा भविष्य जो कभी भी नहीं आया। तो दोस्तों, यदि आप इस कहानी के मॉरल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इस कहानी के दो ही मॉरल हैं। पहला जो मॉरल है वो यही है, लालच जो है वो एक बुरी बला है। उसके अलावा जैसे आपने देखा कि ये जो सियार था वो अपने वर्तमान को एंजॉय नहीं कर रहा था, उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वो फ्यूचर की योजनाएं बना रहा था जो उसके लिए घातक सिद्ध हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो ये भी संदेश देती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने वर्तमान में ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, पढ़ाने का मेरे प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।